नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ जुडिशरी। दोस्तों, क्रिमिनल लॉ में हम अक्सर ये कहते हैं कि एक ऑफेंस के या फिर एक अपराध के दो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक होता है मेंस रिया, जिसे हम इंटेंशन बोल देते हैं, और दूसरा होता है एक्टस रियस, जिसे हम एक्शन बोल देते हैं। यानी कि एक व्यक्ति के एक्शन को या फिर एक व्यक्ति के ओमिशन को आप तभी ऑफेंस की कैटेगरी में ला पाएंगे जब आप ये प्रूव कर देंगे कि उस एक्शन या ओमिशन के पीछे छुपी हुई एक इंटेंशन थी, या छुपा हुआ एक मेंसरिया या फिर एक मंशा उसके पीछे छुपी हुई थी। अगर आप ये मंशा नहीं साबित कर पाते हैं तो उस एक्ट या ओमिशन को आप अपराध नहीं घोषित कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को शूट किया। आपको यह प्रूव करना होगा कि ए ने बी को उसे मारने की इंटेंशन से शूट किया। ए के माइंड में हमेशा से यह मंशा थी कि वो बी का कत्ल करना चाहता था, इसलिए उसने उसे शूट किया। तभी ए के इस एक्शन को आप मर्डर की कैटेगरी में लेकर आ पाएंगे। नहीं तो अगर आप ये इंटेंशन प्रूव करने में विफल हो जाते हो तो ये मर्डर नहीं कहलाएगा। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का, विच सेज दैट एक्टस रियस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस सिट्रिया, यानी कि देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड। वो भी यही बात कह रहा है कि एक एक्शन या ओमिशन को आप ऑफेंस प्रूव करने के पीछे ऑफेंस प्रूव करने के लिए आपको उसकी इंटेंशन साबित करनी होगी। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या हर एक्शन या ओमिशन को ऑफेंस प्रूव करने के लिए आपको उसकी इंटेंशन दिखानी होगी, या फिर कुछ ऐसे एक्शंस हैं या कुछ ऐसे ओमिशंस हैं जिन्हें ऑफेंस प्रूव करने के लिए या अपराध घोषित करने के लिए आपको उसके पीछे की छुपी हुई मंशा दिखाने की जरूरत नहीं है। यही हमारा आज का मुद्दा है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से मेंसरिया का कंसेप्ट लाया गया और मेंसरिया का ये जो कंसेप्ट है इसकी आज की डेट में क्या कोई एक्सेप्शंस हैं या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि स्टडी IQ लेकर आया है स्टडी IQ जुडिशरी, जो कि आपको जुडिशियल एग्जामिनेशन, क्लैट आदि में तैयारी करने में काफी मदद करेगा। आप इसे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी में इंटरेस्टेड हैं, तो स्टडी IQ का लाइव बैच जो है वो 1 अगस्त से शुरू होने वाला है। ये शाम का बैच 6 बजे का बैच रहेगा, जिसे आप चांद लाइव का ये जो कोड है ये लगाकर 19,499 रुपीज में अवेल कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑफेंस किसे कहा जाता है या फिर क्राइम किसे कहा जाता है। देखिए, सिंपल सी अगर हम भाषा में देखें तो ऑफेंस या क्राइम का मतलब है एन एक्ट और एन ओमिशन विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एन एक्ट और ओमिशन विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि ऐसे एक्ट या ओमिशन के लिए हमें लॉ में सजा का भी प्रावधान दिया जाता है। लॉ में सजा का भी प्रावधान दिया जाता है। सो ये आप यहां पर डेफिनेशन देख पा रहे हैं। दूसरी बात यह कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें दोस्तों तो क्या होता था, देयर वॉज अ कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, देयर वॉज अ डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। खास करके डार्क एजेस में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की जो डॉक्ट्रिन है वो क्या कहती है, उसका मतलब सिर्फ इतना सा था कि अगर ए ने बी को कोई नुकसान पहुंचाया तो ए को सजा मिलेगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ए की वाकई में बी को नुकसान पहुंचाने की कोई मंशा थी या नहीं थी। सिर्फ इतना काफी है कि ए ने बी को हार्म पहुंचाया। ये हार्म जो है या ये जो एक्शन ए का था ये फॉरबिडन बाय लॉ था, कानून के द्वारा ये वर्जित कोई एक्शन था। सिर्फ ए ने वो एक्शन कर दिया और बी को कोई नुकसान पहुंच गया, इतना काफी है ए को सजा दिलवाने के लिए। ए की इंटेंशन क्या थी मैटर नहीं करता। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। खास करके डार्क एजेस जो हमारी रही हैं, मिडिवल हिस्ट्री की जो डार्क एजेस रही हैं, तब ये कंसेप्ट बड़ा ज्यादा चलता था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एज ऑफ रीजन आती है, जहां पर हम साइंस एंड मैथ्स में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखते हैं, आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज्यादा देखते हैं डेवलपमेंट, और उसी का नतीजा था कि लॉ में भी काफी डेवलपमेंट होती है। ये एक ऐसी एज थी जहां पर लोग लॉजिक और रीजनिंग का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं। और इसी एज में यानी कि 17th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है कि कंसेप्ट ऑफ मेंसरिया जो है वो प्रोमिनेंस गेन करता है। कंसेप्ट ऑफ मेंसरिया यानी कि इंटेंशन हम ढूंढना शुरू कर देते हैं एक व्यक्ति के एक्शन या फिर ओमिशन के पीछे, और हमें देखने को मिलता है कि ये जो प्रिंसिपल था विच इज एक्टस रियस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस सिट्रिया का ये जो प्रिंसिपल था, ये भी काफी ज्यादा इसको तवज्जो दी जानी शुरू होती है। खास करके एक इंग्लिश लॉ का केस है, दैट इज फाउलर वर्सेस पेजेट का 1798 का केस है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि इस प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। इसे जो इंग्लिश लॉ है उसका एक अभिन्न अंग बताया गया। क्या क्या बातें कही गई फाउलर वर्सेस पेजेट में, चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया दैट एक्टस रियस एंड मेंस रिया बोथ आर एसेंशियल फॉर द कमीशन ऑफ अ क्राइम।
कहा गया दैट एक्टस रियस एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसीमेंसिट्रिया का ये जो प्रिंसिपल है, इट इज अ टेनेट ऑफ बोथ नेचुरल जस्टिस एंड इंग्लिश लॉ। यानी कि इसमें डिक्लेयर कर दिया गया जजमेंट में कि भाई ये जो प्रिंसिपल है वो इंग्लिश लॉ का एक अभिन्न हिस्सा है, नेचुरल लॉ जस्टिस का जो प्रिंसिपल्स हैं उनका एक अभिन्न अंग है। और कहा गया दैट अ क्राइम मस्ट हैव बोथ द थिंग्स, इंटेंशन भी होनी चाहिए और एक्टस रियस भी होना चाहिए, तभी उसे हम क्राइम कहेंगे। अब आप सब जानते हैं कि हमें जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हीं की तरफ से हमारा आईपीसी मिला, जो लॉर्ड मैकॉले थे उन्होंने आईपीसी को ड्राफ्ट किया। लॉर्ड मैकॉले ने बहुत सारी चीजें जो है इंग्लिश लॉ से इंस्पायर होकर आईपीसी में रखी। इनफैक्ट मैक्सिमम चीजें आप देखते हैं कि आईपीसी में वहीं से आ रही हैं और ये प्रिंसिपल भी उसी के तहत हमारे आईपीसी का एक हिस्सा बन जाता है, इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। अब सवाल यह है कि क्या हर क्राइम के पीछे मेंसरिया होगा तभी आप उसे पनिश करेंगे, या कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो कि बिना मेंसरिया ढूंढे, बिना इंटेंशन ढूंढे भी आप पनिश कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि देयर आर सम एक्शंस जो कि आप जिसके पीछे मेंसरिया ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है। आईपीसी के अगर ऑफेंसेस की अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि ऑफेंसेस को ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। पहली कैटेगरी वो ऑफेंसेस की है जिनमें मेंसरिया रिक्वायर्ड है और दूसरी कैटेगरी वो ऑफेंसेस की है जिसमें मेंसरिया इज नॉट रिक्वायर्ड। मेंसरिया किन किन कैटेगरीज में प्री रिक्विजिट है तो चलिए देख लेते हैं। देखिए कई सारे ऐसे ऑफेंसेस डिफाइन किए गए हैं आईपीसी में जिनमें सबसे पहली डिमांड ही यहां पर इंटेंशन की जाती है। इसमें शुरुआत में ही लिखा जाता है whoever voluntarily, whoever dishonestly, whoever knowingly, whoever fraudulently do such and such act or omission shall be punished with this punishment। जैसे कि सेक्शन 378 थेफ्ट को जो डिफाइन करता है उसमें लिखा गया है whoever intending to take dishonestly any movable property। सो यहां पर क्या आ गया, इंटेंशन आ गया कि आपकी जो मंशा है वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। इसी तरह से आप 295 देखिए, ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन में विद इंटेंट टू इंसल्ट। इसी तरह से 295 है डेलिब्रेट और मिलिशियस एक्ट। इसी तरह से आप कल्पेबल होमिसाइड की अगर बात करें, whoever causes death by doing an act with intention of causing death। सो यहां पर भी क्या आ गया, इंटेंशन आ गया, यानी कि मेंसरिया होना जरूरी है। इनफैक्ट मेंसरिया का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है जहां पर हम कल्पेबल होमिसाइड को अगर मर्डर से अलग भी करते हैं या फिर उसे डिस्टिंक्शन भी देते हैं तो ये सारा खेल किसके ऊपर डिपेंड हो जाता है, मेंसरिया के ऊपर ही हो जाता है। सो ऐसे में ये कई सारे हमने ऑफेंस देखे जहां पर मेंसरिया का होना जरूरी है। मेंसरिया के 4 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मेंसरिया में 4 चीजें आ जाती हैं। पहली होती है इंटेंशन, या जिसे हम मंशा कह देते हैं। फॉर एग्जांपल ए ने बी को शूट किया इस मंशा के साथ कि ए बी का कत्ल करना चाहता है। दूसरा आ जाता है नॉलेज। नॉलेज मतलब मुझे ज्ञान था, मुझे अवेयरनेस थी कि मेरे इस एक्शन से लोगों को नुकसान पहुंच जाता है, ये भी इंटेंशन का या मेंसरिया का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति को मैं मारना चाहता था, वो व्यक्ति ने हवाई जहाज में सफर करना था, उस व्यक्ति को मारने के लिए मैंने बम फिट कर दिया हवाई जहाज में। अब मुझे नॉलेज थी कि भाई ये बम फटेगा जब तो सिर्फ वो व्यक्ति नहीं मरेगा, ये सारे जो व्यक्ति इसमें बैठे हैं ये सारे मर सकते हैं। तो ये क्या हो गई, नॉलेज हो गई, ये भी मेंसरिया का हिस्सा है। तीसरा हो गया रेकलेसनेस। मैं अगर यहां पर ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा हूं, मुझे पता है कि भाई इससे कानून टूट रहा है, इससे लोगों की जान को खतरा है, बट फिर भी मैं वो काम कर रहा हूं, वो रेकलेसनेस में आ गया। और नेग्लिजेंस में जो सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो मेरी दायित्व बनता है, मेरा जो ड्यूटी बनती है, उसे इग्नोर करके मैं कुछ काम कर रहा हूं, वो नेग्लिजेंस में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ने बिना रिपोर्ट्स चेक करे ही मरीज को अपने मन से ही दवाइयां दे दी और मरीज की डेथ हो जाती है, ये नेग्लिजेंस आ गया। तो ये चारों चीजें जो है ये मेंसरिया के अंदर ही आ जाती हैं, ये चारों चीजें मेंसरिया का पार्ट हैं। अब ये कई सारे केसेस में कहा जा चुका है दैट एक्टस रियस और मेंसरिया का जो ये दोनों का कंकरेंस होगा तभी ऑफेंस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं मोहिंदर सिंह वर्सेस स्टेट का ये जो केस था 1959 का, इसमें भी कहा गया था दैट द ऑफेंस इज डिटरमाइंड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ मेंसरिया एंड एक्टस रियस, बोथ पार्ट्स ऑफ द क्राइम मस्ट बी प्रेजेंट। ये बात कही जा चुकी है। अब हम बात करते हैं कि भाई कुछ ऐसे ऑफेंसेस भी हैं जो कि एक्सेप्शन माने जाते हैं मेंसरिया के, जो कि आईपीसी में दिए गए हैं। कौन से वो ऑफेंसेस हैं या क्या क्या वो एक्सेप्शंस हैं मेंसरिया की, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अभी भी हमारे आईपीसी में और हमारे कई सारे दूसरे कानूनों में देखने को मिलती है। ये वही स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है जो कि डार्क एजेस में हम देखकर आए। ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या बात कही गई है, देखिए देयर आर मेनी
offenses which are dealt under strict liability doctrine even if they are committed without the presence of guilty mind। यानी कि अगर कोई एक्ट या ओमिशन बिना गिल्टी माइंड के भी आपने कमिट कर दिया तो भी उसे अपराध मानकर उसकी सजा दी जाएगी। पर्पस क्या होता है इसका? द पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। देखिए, खास करके जो इकोनॉमी से जुड़े हुए अपराध होते हैं वहां पर हम इंटेंशन में जाते नहीं है, सिर्फ आपने अपराध कर दिया उसके लिए सजा मिलती है। इसमें और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट हो गए, सेडिशन हो गया, एब्डक्शन हो गया, किडनैपिंग हो गया, काउंटरफीटिंग द कॉइन्स हो गया, बिगमी हो गया, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट है, रेप है, सेलिंग ऑफ ऑब्सीन बुक्स वगैरह। ये सारे ऐसे हमें एग्जांपल्स या ऑफेंसेस देखने को मिलते हैं जिसके पीछे इंटेंशन नहीं ढूंढी गई है। आपने काम कर दिया या ये एक्ट या ओमिशन कर दिया, इतना काफी है आपको अपराधी घोषित करने के लिए, इतना काफी है आपको उस ऑफेंस की सजा देने के लिए। एक इंपॉर्टेंट केस था, दैट इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज का 1964 का ये केस था। लैंडमार्क केस है, लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें ऐसा ही कुछ मुद्दा हमें देखने को मिलता है। दरअसल 27 नवंबर 1962 को एक एमएच जॉर्ज नाम के एक जर्मन व्यक्ति ज्यूरिक, जो कि स्विट्जरलैंड में है, वहां से उड़ान भरते हैं, वहां से फ्लाइट में बैठकर मनीला जाते हैं जो कि फिलीपींस की राजधानी है, और मनीला से 28 नवंबर 1962 को इनकी फ्लाइट जो है वो बॉम्बे में लैंड होती है। इन्होंने अपने शरीर पर बहुत सारा सोना छिपाया हुआ था, स्मगलर थे बेसिकली, और ये सोना छिपाकर भारत में पहुंच जाते हैं। भारत में ये जब इनकी फ्लाइट लैंड करती है, ये उस फ्लाइट से उतरते नहीं है, फ्लाइट में ही बैठे रहते हैं क्योंकि इन्हें आगे जाना था। ऐसे में कस्टम अथॉरिटीज को कुछ आइडिया था कि भाई स्मगलिंग हो ही रही है, तो उन्होंने सोचा कि प्लेन को चेक करते हैं, और कस्टम अथॉरिटीज प्लेन में घुस जाती हैं। इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास जो है काफी सारा स्मगल्ड गोल्ड पाया जाता है, और इनके ऊपर कुछ उस समय के जो एक्ट थे, दैट इज फेरा एक्ट था, फेरा रेगुलेशन एक्ट था 1947 का, उसके तहत, और आरबीआई की कुछ नोटिफिकेशन थी, उसके तहत इनको चार्ज किया जाता है। अब नोटिफिकेशन जो थी दोस्तों वो 8 नवंबर को लाई गई थी, और ऑफिशियल जो गैजेट है हमारा सरकार का, जो भारत सरकार का गैजेट है, उसमें ये जो नोटिफिकेशन है ये 24 नवंबर को ही पब्लिश की गई थी। इन्होंने ये कहा कि सर, मुझे इस नोटिफिकेशन के बारे में आइडिया ही नहीं था, मेरी कोई इंटेंशन, अगर मेरे पास ये नॉलेज ही नहीं थी कि ये नोटिफिकेशन है, और मैं अगर गोल्ड लेके भारत में पहुंच जाऊंगा तो ये नोटिफिकेशन का इंफ्रिंजमेंट हो जाएगा, मैं क्राइम कर रहा हूंगा, तो मेरा मेंसरिया नहीं है बेसिकली, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि ये जो है ये एक अपराध होगा। सो अपराध ही नहीं पता तो मेरी मेंसरिया नहीं है, इस वजह से मुझे इस नोटिफिकेशन के तहत या इस एक्ट के तहत गिल्टी नहीं करार दिया जाना चाहिए। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अलग स्टैंड लिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की जो डॉक्ट्रिन है उसे लगाते हुए इस व्यक्ति को सजा का प्रावधान, या इस व्यक्ति को सजा दी, इसे स्मगलिंग के अपराध में इसको सजा मिली। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि भाई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है वो एक एक्सेप्शन है मेंसरिया की डॉक्ट्रिन की, और ये लाई जाती है ऐसे केसेस में जहां पर देश के हित को आगे रखा जाता है और इकोनॉमी के हित को आगे रखा जाता है। इसी तरह से प्रभात कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2021 का ही केस है। इसमें हमें देखने को मिलता है कि मेंसरिया's absence, that is malicious or evil intent, is not relevant factor in matters of medical negligence। अगर कोई मेडिकल नेग्लिजेंस होती है डॉक्टर से, वहां पर भी मेंसरिया इज नॉट अ रेलेवेंट फैक्टर। दूसरा जो एक्सेप्शन है मेंसरिया का है वो है वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होती है, चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम कोई गुनाह करेंगे तब हमें ही सजा मिलेगी। जनरल रूल तो यही कहता है कि अगर आपने कोई गुनाह किया, कोई क्राइम किया, तो आपको सजा मिलेगी, आपके गुनाह के लिए किसी और को सजा नहीं मिलेगी। लेकिन वाइकेरियस लायबिलिटी कहता है कि किसी और के गुनाह के लिए भी आपको सजा मिल सकती है, प्रोवाइडेड वहां पर उस व्यक्ति के बीच में जिसने गुनाह किया और आपके बीच में एक मास्टर और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक ड्राइवर था, वो मेरी गाड़ी चला रहा था, उसने मेरी गाड़ी में एक मेरे कहने पर या मेरे फायदे के लिए कुछ बहुत सारा इलीगल सामान स्मगल कर दिया। ऐसे में गुनाह तो मेरे ड्राइवर ने किया, लेकिन वो उसमें फायदा किसका हो रहा है, मेरा हो रहा है, तो मेरी वाइकेरियस लायबिलिटी यहां पर पैदा हो जाती है। ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स हमें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल 154, 155, 154 क्या है, ऑनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड ऑन विच द अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड, एंड 155 क्या है, लायबिलिटी ऑफ द पर्सन फॉर हुज बेनिफिट द राइट इज कमिटेड। सो ऐसे में वो लैंड ओनर जिसकी जमीन पर वो राइट
कमिट किया गया है या फिर जिसके फायदे के लिए राइट कमिट किया गया है, वो अगर रिपोर्ट नहीं करता पुलिस अथॉरिटीज को इसके बारे में, तो वो 154 और 155 के तहत दोषी पाया जाएगा। अब राइट कोई और कमिट कर रहा है, लेकिन लैंड ओनर की यहां पर क्या हो गई, लायबिलिटी बन गई, वाइकेरियस लायबिलिटी। अब लैंड ओनर की यहां पर मेंसरिया होनी या उसे हम नहीं ढूंढते हैं कि उसने क्या किया, क्यों किया, हम यहां पर किसी और के एक्शन के लिए मेंसरी इसको लैंड ओनर को यहां पर क्या कर रहे हैं, या मास्टर को हम यहां पर दोषी करार कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट यहां पर आप कह सकते हो कि एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलती हैं, क्या वाइकेरियस लायबिलिटी की। और दूसरी जो एक्सेप्शन हमने देखी दोस्तों वो कौन सी थी, दूसरी हमने यहां पर एक्सेप्शन देखी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की, जो एक्सेप्शन हमने यहां पर देखी। आई होप कि आपको ये दोनों जो कंसेप्ट हैं ये समझ आए होंगे। मेंसरिया का कंसेप्ट और ज्यादा किसी दिन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।